नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल। स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि जगत में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा ये प्रयास रहता है कि कृषि जगत एवं बागवानी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको हम उजागर करें और विषय विशेषज्ञ से उसका समाधान जान सकें। आज जिस विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो विषय है ऑर्गेनिक फार्मिंग में किस तरह से जो जैव नियंत्रण है वो किया जा सकता है, ये घटक क्या है, किस तरह से ये किसानों को या बागवानों को लाभ पहुँचा रहे हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा जी। स्वागत है सर आपका। और ये हॉर्टिकल्चर स्टेट बायो कंट्रोल लैब रझाना से आए हैं और आइए सीधे इनसे बातचीत करते हैं। और सर, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे ये जैव नियंत्रण क्या है और क्यों आज के सिनेरियो में इसकी आवश्यकता पड़ी। रुचिका जी, जैव नियंत्रण एक तरह की विधि है एकीकृत कीट प्रबंधन की, जो कि जैव नियंत्रण के नाम से जानी जाती है जी। इसमें हम जो है नेचुरल एनिमीज या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं कीट प्रबंधन के लिए। जैसे कि हम केमिकल कंट्रोल में केमिकल्स का यूज़ करते हैं, या कल्चरल कंट्रोल में कल्चर मेथड का उपयोग करते हैं, मैकेनिकल कंट्रोल में मैकेनिकल मेथड्स का उपयोग करते हैं। उसी तरह बायो कंट्रोल में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उपयोग करते हैं कीट प्रबंधन के लिए। इसमें जो जीवित नेचुरल एनिमीज़ हैं वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। वो पैरासाइट्स हो सकते हैं, प्रीडेटर्स हो सकते हैं, या फिर रोगाणु भी हो सकते हैं। तो इन सब का जो हम यूज़ करते हैं कीट प्रबंधन के लिए, इसी को हम जो है जैव नियंत्रण के नाम से जानते हैं। जी सर, जैसे आपने बताया कि जैव नियंत्रण क्या है, तो ये तकनीक क्या है, इसके कितने प्रकार है, आपसे ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे। जैव नियंत्रण में जो है बेसिकली हमारे 3 प्रकार हैं या 3 टेक्निक्स हैं जो कि हम जैव नियंत्रण में यूज़ करते हैं। इसमें सर्वप्रथम तो है इंट्रोडक्शन में हम एक मित्र कीट या जैव नियंत्रक को उस एरिया में इंट्रोड्यूस करते हैं जहाँ पे वो पहले मौजूद नहीं होता, पेस्ट कंट्रोल के लिए। दूसरा है ऑगमेंटेशन में हम क्या करते हैं, जो मित्र कीट है उसका हम आर्टिफिशियली लैब्स में प्रजनन करते हैं, रेयरिंग करते हैं और उसको फील्ड में रिलीज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। इसमें भी 2 टाइप के होते हैं। इसमें एक तो इंक्यूबेशनल रिलीज़ होता है और एक इनंडेशन रिलीज़ होता है। जो इंक्यूबेशनल रिलीज़ होता है इसमें हम बहुत ज़्यादा मात्रा में जो मित्र कीट है वो फील्ड में एक ही बारी में छोड़ते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी प्रोजनी को डेवलप करेंगे, मतलब उनकी जो फ्यूचर जनरेशन को डेवलप करेंगे और फ्यूचर जनरेशन जो है हमारे हानिकारक कीटों का प्रबंधन करेगी। दूसरा होता है इनंडेशन में क्या होता है कि हम मतलब पीरियोडिक रिलीज़ करते हैं फसल का जो चक्र होता है उसमें हम पीरियोडिक रिलीज़ करते हैं, थोड़े थोड़े समय के बाद हम रिलीज़ करते हैं इसमें इनंडेशन रिलीज़ में। और दूसरा है कंजर्वेशन में क्या होता है कि हम जो हमारे नेचुरल एनिमीज़ जो मित्र कीट है उनकी पहचान करते हैं और उनको कंजर्व करते हैं। कंजर्व करना मतलब उनको एक संरक्षण देना, हमने संरक्षित करते हैं उनको। वो किसी भी टाइप से हो सकता है कि हम ज़्यादा हानिकारक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग ना करें या हम कल्चरल मेथड्स का उपयोग करें। जैसे कल्चरल मेथड्स कई हमारे मित्र कीट होते हैं जो कि जिनका प्यूपा या प्यूपेट करते हैं, वो मिट्टी में प्यूपेट करते हैं। तो अगर हम मतलब उसको प्लोइंग करेंगे या बहा देंगे हम सॉइल को, तो वो भी हमारे मित्र कीट खत्म हो जाएंगे। तो हमारे को ऐसी कल्चरल प्रैक्टिस यूज़ करनी है जिससे हम वो उन प्यूपा को हम बचा सके और मित्र कीट को हम बचा सके। दूसरा होता है कि हमारे को जो अल्टरनेट होस्ट देना पड़ता है उसको, मतलब एक तो मित्र कीट जो है अपने प्रे के ऊपर, जो हमारा हानिकारक कीट है उसके ऊपर अपना जो खाना या फूड लेंगे, लेकिन जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो तब भी हमारे को चाहिए कि वो मित्र कीट सर्वाइव करे। तो सर्वाइव करने के लिए हमारे को उनको आर्टिफिशियल कहीं होस्ट देना पड़ता है। जैसे कि हमें फूलों वाले अट्रैक्टिव जो पौधे हैं वो अपने बगीचे में या खेतों में लगाने पड़ते हैं, जिससे कि वो नेक्टर और पोलन ले सके और वो संरक्षित रह सके और उनकी कंजर्वेशन हो सके, ताकि वो मतलब आने वाले समय में या आने वाले अगले वाली फसलों में भी वो हमारे हेल्प कर सके। जी, जैसे कि आपने बहुत बार जिक्र किया मित्र कीट का, तो किस तरह से ये किसानों के लिए लाभदायक है और क्या इनका रोल रहता है? मित्र कीट जो है, सबसे पहले तो हम मित्र कीटों को एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड भी बोल सकते हैं जी। वैसे तो आपको पता ही है इंसेक्टिसाइड जो है केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, लेकिन ये जो है नेचुरल हमारे इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये लिविंग बीइंग्स हैं।
ये भी एक कीटों की तरह ही होते हैं, लेकिन इनकी पहचान इस तरह से की गई है कि ये हानिकारक कीटों के ऊपर अपना अटैक करते हैं, उनको अपना एज ए फूड या फिर भोजन के रूप में उसको ग्रहण करते हैं और उनको मार देते हैं। उस अवस्था में हमारे को जो है हानिकारक कीटों को ख़त्म करने में सहायक होते हैं। दूसरे होते हैं, कई बार क्या होता है कि जो मित्र कीट है वो अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए उनको उस इंसेक्ट की, हानिकारक कीट के शरीर की ज़रूरत होती है, या उनके लार्वे की ज़रूरत होती है, या उनके अंडे की ज़रूरत होती है। तो वो अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए जब वो कीटों के ऊपर या फिर उनके लार्वा के ऊपर या अंडों के ऊपर वो अपना लाइफ से जब जीवन चक्र पूरा करते हैं तो उस अवस्था में उसको मार देते हैं। तो जब वो मार देते हैं तो वो उस तरह से भी वो हमारी हेल्प करते हैं हानिकारक कीटों को नष्ट करने में, उनको कंट्रोल करने में। उसी तरह से हमारे एक और होते हैं, रोगाणु होते हैं, जो कि पैथोजेंस भी बोल सकते हैं उनको। वो मित्र फंगस हो सकती है हमारी, मित्र बैक्टीरिया हो सकता है, मित्र वायरसेस हो सकते हैं, मित्र निमाटोड्स हो सकते हैं, जो कि हानिकारक कीटों में भी रोग को पनपनाते हैं। वैसे तो जो फंगस होती है वो ज़्यादातर जो है या वायरस है या बैक्टीरिया वो पौधों में ही डिजीज़ या कॉज करते हैं, लेकिन ये जो फंगस जो आइडेंटिफाइड है ये जो है हमारी कीटों में रोगाणु को रोगों को पनपनाती है, जिससे जो है ये हानिकारक कीट जो है मारे जाते हैं, और वो ये हम कीट प्रबंधन में हमारे सहायक है। जी, जैसे कि आपने कहा कि कीट प्रबंधन में जो मित्र कीट है बहुत सहायक है, लेकिन क्या जो हर बागवान भाई बहन है वो इससे परिचित होते हैं? किस तरह से वो इनके बारे में जान सकते हैं? मित्र कीटों की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। जी। अब हम पहचान कैसे करें? जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हमारे होते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स जो होते हैं वो हमेशा साइज़ में जो है जो कीट के बराबर होते हैं, ठीक है, कीट के बराबर होते हैं, और वो अपना जीवन चक्र जो है वो या तो हानिकारक कीटों के अंडों के ऊपर या लार्वा के ऊपर या एडल्ट के ऊपर ही पूरा करते हैं और उनको वो मार देते हैं और नष्ट कर देते हैं। इससे वो उनको ख़त्म करने में सहायक होते हैं। दूसरे होते हैं प्रीडेटर्स या परभक्षी या शिकारी कीड़े, जो कि एक होस्ट के ऊपर नहीं रहते हैं, वो कई होस्ट या इंसेक्ट्स को अपना फूड बनाते हैं, उनको खाते हैं और उससे जो है उसको ख़त्म कर देते हैं। दूसरे जो है रोगाणु है, तो इनकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। हमारे मित्र कीट कौन कौन से हैं? जैसे हमारे मित्र कीटों में जो सबसे ज़्यादा आपने कॉमन जो हमने देखे हैं वो है लेडी बर्ड बीटल, जो कि हम तोता मामा भी बोलते हैं हमारे। तो ये जो है हमारे एफिड को खाता है, ये एक प्रीडेटर है। तो ये मतलब अगर फील्ड में होगा तो एक ही तोता मामा कई हज़ारों एफिड्स को खा जाता है। तो इस अवस्था में हमारे को एफिड को कंट्रोल करने में सहायक है। जी, यानी कि कहीं ना कहीं जो मित्र कीट है वो किसान या बागवान भाई बहनों की जो फसल है या फिर जो उनकी प्रोडक्शन है उसको बहुत ज़्यादा जो है सहायता प्रदान करते हैं। हाँ जी। और जो दुश्मन कीट है उससे बचाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो जैव नियंत्रण जो है इसमें किस तरह से जो हम देखते हैं कार्य किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है, और अगर हम देखें तो इसके क्या लाभ हैं और इसके क्या दुष्प्रभाव भी रहते हैं? लाभ तो ये जैव नियंत्रण के लाभ तो ऐसे हैं कि जब हम केमिकल यूज़ करते हैं जी, तो उसका हमेशा रेजिडुअल इफेक्ट रहता है। रेजिडुअल इफेक्ट रहता है मतलब कुछ ना कुछ उसका शेष रह जाते हैं हमारे, वो शेष जो है हमारे फूड चेन में आ जाते हैं, और फूड चेन में आने से वो हमारे मनुष्यों को, जानवरों को भी प्रभावित करते हैं। और जब वो फूड साइकिल में आता है तो उनकी जो है कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और उससे कई प्रकार के रोग मनुष्यों में भी हो रहे हैं और एनिमल्स में भी हो रही है। तो एक तो इसको कंट्रोल करता है, दूसरा एनवायरनमेंट को सेफ रखता है ना। एनवायरनमेंट को सेफ रखता है कि ना तो वाटर पोल्यूशन होता है इससे, ना सॉइल पोल्यूशन होता है, और मतलब मिट्टी की गुणवत्ता को भी बढ़ाते हैं। ये कई जो हमारे रोगाणु जैसे हैं वो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को भी बढ़ाते हैं। उसी तरह से मतलब ये सेल्फ अपनी जनसंख्या को अपने आप बढ़ा लेते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इसमें ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जब ये फील्ड में इस्टेब्लिश हो गए तो ये कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को भी कम करते हैं।
उसी तरह से अब इसकी जो हानिकारक या डिसएडवांटेजेस बोल सकते हैं कि एक तो इसमें लॉन्ग टाइम लगता है, जो हमारा कीट प्रबंधन है ये लंबा टाइम लेता है, प्रोसेस लेता है, क्योंकि वो हमारी मित्र कीटों की पॉपुलेशन को बढ़ाना है। वो जब बढ़ेंगे तो क्या बोलते वो हानिकारक कीट को मार सकते हैं, तो ये एक लंबा ड्यूरेशन लेता है। दूसरा है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा होती है, लेकिन जब ये एक बार इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो ये काफ़ी लंबे समय तक ये कीट प्रबंधन कर सकते हैं। जी, यानी कि ये आधुनिक तकनीक है। और लेकिन क्या हर जो बागवान भाई बहन है या किसान हैं वो आज के संदर्भ में देखें तो क्या वो हिमाचल की बात करें, क्या वो इससे अवगत हैं या किस तरह की जागरूकता की ज़रूरत है? जागरूकता हमारे यहाँ पे कीट प्रबंधन में बायो कंट्रोल की कहूँगा तो कम है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर बागवान जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन से हमारे हानिकारक कीट है, कौन से हमारे मित्र कीट हैं। तो इनकी आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है और इनकी कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर देते हैं तो उससे हानिकारक कीट तो मरता ही मरता है, उसके साथ हमारा जो मित्र कीट है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ये इसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले तो उसकी जो है जब हम फील्ड में कहीं जाते हैं तो अमूमन जो है ये कमी पाई जाती है कि लोग इसके पहचान नहीं कर पाते कि कौन सा हमारा मित्र कीट है, कौन सा हमारा हानिकारक कीट है। जी सर, जिस तरह से आप अभी वर्तमान में हॉर्टिकल्चर स्टेट जो बायो कंट्रोल लैब है रजाना में वहाँ पर कार्यरत हैं और कार्य कर रहे हैं इसी विषय पर, तो किस तरह से वहाँ पे जो जैव जो नियंत्रण है इस प्रक्रिया को किस तरह से किया जा रहा है, उनका निर्माण किस तरह से हो रहा है? इसमें हम आर्टिफिशियल रेयरिंग कर रहे हैं मित्र कीटों की और वो हम फील्ड में रिलीज़ करते हैं, बागवानों को देते हैं। तो इसमें हम कई प्रकार के पैरासिटॉइड्स और प्रीडेटर्स और मित्र फंगस भी वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जैसे प्रीडेटर्स में हमारे हो गए रिडोविड बग हो गया, एंथोकोरिड बग हो गया और हमारे ट्राइकोग्रामा हो गए। ट्राइकोग्रामा जो होता है, ट्राइकोग्रामा कार्ड इस शेप में होता है। तो ये जो है एक तरह का पैरासिटॉइड है और इस कार्ड को बागवानों को अपने बगीचों में या अपने खेतों में इसको इंस्टॉल करना होता है। तो ये इसमें से वास्प निकलता है, एक मित्र कीट वास्प निकलता है और ये जो है जब अपने फील्ड में फैल जाता है तो ये जो है अंडों को पैरासिटाइज करता है, अंडों को हानिकारक कीटों के अंडों को पैरासिटाइज करता है और उनको वहीं पे ख़त्म कर देता है और उसमें से जो है हानिकारक कीट जो है बाहर निकल नहीं पाता। तो ये हम ट्राइकोग्रामा कार्ड्स का भी प्रोडक्शन वहाँ पे कर रहे हैं। उसके अलावा हम मित्र फंगस जैसे कि बवेरिया बेसियाना हो गया, ट्राइकोडर्मा हो गया और मेटारिजिया मैनोसोपली, इनकी भी हम प्रोडक्शन वहाँ पे कर रहे हैं। जी, जैसे कि आपने कहा कि आप इतने उच्च स्तर पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्या ये 12 महीने अगर हम देखें हिमाचल के परिवेश में देखें तो ये संभव है कि ये हर समय जो है बागवान भाई बहनों को ये उपलब्ध होते हैं या फिर कोई समय सीमा रहती है? रुचिका जी, ये इसकी जो है समय सीमा निर्धारित है, क्योंकि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है ये सर्दियों में बहुत यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये जो है जो बायो कंट्रोल में जो बायो एजेंट्स हैं ये अमूमन हमारे अप्रैल के बाद और सितंबर अक्टूबर तक ही अवेलेबल होते हैं, जब हमारा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है इनके प्रजनन के लिए उपयुक्त होते हैं। तो तभी हम इसकी वर्तमान समय वर्तमान समय बिल्कुल सही है। इसमें हम मित्र कीटों का भी हम रिलीज़ कर सकते हैं और मित्र फंगस का भी रिलीज़ हम फील्ड में कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। जी, यानी कि अगर हम देखें तो क्योंकि ये एक तरह से टेक्निकल जो है प्रोसेस रहता है, तो आप किस तरह का जो किसान या बागवान भाई बहन हैं उनको अवगत करवाना चाहेंगी कि क्यों ये इसका इस्तेमाल करें, क्यों ये ज़रूरी है? एक तो हमें केमिकल्स हमने यूज़ करके अपने एनवायरनमेंट को ख़राब कर लिया है जी। तो उस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए सबसे पहले तो हमें ये बायो कंट्रोल का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और मतलब हमें अपने प्रोडक्शन को भी हम इसको मतलब एक कॉस्ट इफेक्टिव अगर हमने बनाना है, लागत को कम करना है, क्योंकि हमें केमिकल्स की डोज हमारी बढ़ती जा रही है। जहां हमारा पहले 2.5 ml लगता था वो जो या 1 ml लगता था, वो डोजेस हमारी अब बढ़ती जा रही है, डबल या ट्रिपल हो गई है। तो उससे जो है हमारी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ती जा रही है। तो ये जो है एक बड़ा सस्ता और मतलब
सस्ता मेथड है जिससे कि हम अपनी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को कम कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो हमारी ग्रीन हाउस क्रॉप्स है, ग्रीन हाउस क्रॉप्स के अंदर जहाँ पे इन्वायरमेंट जो है हमारा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी जो कंट्रोल्ड है, उस कंडीशंस में जो बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज़ करके हम अपनी लागत को कम कर सकते हैं और प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। जी, ये आपने बहुत अच्छे से जानकारी दी कि किस तरह से जो किसान या बागवान भाई बहन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जागरूक होना बेहद ज़रूरी है। हम देखते हैं कि कीट प्रबंधन में जो ट्रैपिंग है उसका भी बहुत बड़ा रोल रहता है, तो ये क्या है और प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर बताएं। ट्रैपिंग भी एक तरह से कीट प्रबंधन का ही पार्ट है। तो ट्रैप्स जो है ज़्यादातर हम मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करते हैं। सर्वप्रथम तो मॉनिटरिंग का ही काम जो है कीटों का, ये ट्रैप्स के द्वारा किया जाता है। और अगर हम देखते हैं कि इंसेक्ट की पॉपुलेशन ट्रैप्स में ज़्यादा आ रही है, तो हम इन ट्रैप्स का नंबर जो है बढ़ा सकते हैं और जिससे हम मास ट्रैपिंग जो है कर सकते हैं इंसेक्ट्स की। तो इसमें अलग अलग टाइप के ट्रैप्स यूज़ होते हैं। कई तो कलर ट्रैप्स होते हैं, लाइट ट्रैप्स होते हैं और फिरोमोन ट्रैप्स होते हैं। जो कलर ट्रैप्स होते हैं वो 3 प्रकार के जो है बागवानी या कृषि में यूज़ होते हैं। इसमें एक तो ब्लू कलर का ट्रैप होता है, येलो कलर का ट्रैप होता है और वाइट कलर का ट्रैप होता है। जो ब्लू कलर का ट्रैप होता है वो जो है थ्रिप्स, सगिंग पेस्ट एक थ्रिप्स होता है, उनके कंट्रोल के लिए यूज़ होता है या मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है। उसी तरह से येलो कलर का ट्रैप है वो वाइट फ्लाइज के लिए या एफिड्स के लिए यूज़ होता है। और जो वाइट कलर का है वो स्पाइडर माइट्स और माइट्स के लिए यूज़ होता है। उसी तरह से हम लाइट ट्रैप्स भी यूज़ कर सकते हैं। लाइट ट्रैप्स जो है ज़्यादातर हमारे सेब की बागवानी में जो है वो इसमें यूज़ होता है। उसमें जो है हमारे बोरर्स लगते हैं या बीटर्स आते हैं, उनको ट्रैप करता है वो लाइट की, क्योंकि इनकी जो बीटल्स होते हैं या वास्प्स होते हैं ये निशाचर होते हैं, ये रात में ही अपना ज़्यादा काम करते हैं और लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इनकी एक नेचुरल एबिलिटी होती है कि लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जब हम इस लाइट ट्रैप को जैसे 1 या 2 लाइट ट्रैप्स 1 हेक्टेयर के हिसाब से अगर हम इंस्टॉल करते हैं अपने बगीचों में, तो ये रात के समय उस लाइट की तरफ को अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होने के जहाँ लाइट लगाते हैं उसके नीचे ही हम एक बर्तन रख देते हैं जिसमें कि पानी या मिट्टी का तेल हम डाल के रखते हैं ताकि वो अट्रैक्ट हो और वो उससे अट्रैक्ट होने के बाद वो पानी में या तेल में गिर जाते हैं और वो फिर उड़ नहीं पाते, क्योंकि उनके विंग्स जो है वो गीले हो जाते हैं और उड़ नहीं पाते। तो उससे भी हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। फिर या हम लाइट ट्रैप्स का नंबर हम बढ़ा दें तो हम मास ट्रैपिंग भी इसमें कर सकते हैं। जी, और फेरोमोन भी आपने जिक्र किया जी, ये क्या है? फेरोमोन्स जो है एक कई रिसर्च के बाद ऐसे केमिकल्स जो है वो साइंटिस्ट ने इजाद किए हैं जो कि इस पर्टिकुलर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट अपनी तरफ करते हैं। तो उसमें ये भी मतलब स्पेसिफिक होते हैं। हर फेरोमोन हर कीड़े के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। किसी एक कीट के लिए ही कोई एक पर्टिकुलर फेरोमोन ट्रैप यूज़ किया जा सकता है। जिस तरह से जैसे कि हम लैब में भी हम प्रोड्यूस करते हैं मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप्स, जो कि फ्रूट फ्लाई एक फलों की मक्खी होती है, उसकी मैनेजमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आजकल हमारी जो बागवानी आम की है या अमरूद की है, अनार की है और आड़ू की है, उसमें जो है इस फ्रूट फ्लाई का बहुत ही ज़्यादा अटैक होता है। तो ये जो है हम मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप्स अपनी बागवानी में यूज़ कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने बगीचों में। तो इससे जो है हमारी फ्रूट फ्लाई की प्रबंधन में काफ़ी इमदाद मिलती है। इसमें भी हम इसे मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करें या फिर मास ट्रैपिंग के लिए यूज़ करें। मॉनिटरिंग के लिए हम एक ट्रैप 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए लगा सकते हैं। उससे हमें सिर्फ मॉनिटरिंग होगी कि हमारे क्षेत्र में या हमारे बगीचे के आसपास फ्रूट फ्लाई का अटैक है कि नहीं है। अगर हमारे को मिल जाता है कि भाई फ्रूट फ्लाई काफ़ी संख्या में इस ट्रैप में आ रही है, तो हम उन ट्रैप्स की संख्या को बढ़ा भी सकते हैं। 6 से 10 ट्रैप्स पर एकड़ के हिसाब से हम इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे कि मेल जो फ्रूट फ्लाई है वो अट्रैक्ट होगी, उसके अंदर ल्यूर लगाए, फेरोमोन लगाए और वो मर जाएगी। और जो मेल की जब जनसंख्या कम हो जाएगी तो उनकी ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन जो है कम हो जाएगी और इसके प्रबंधन में हमारे को हेल्प करेगी। जी, जैसे कि आपने कहा कि एक निश्चित सीमा रहती है, तो जो ट्रैप होते हैं कितने दिन तक यहाँ पर कितने समय तक ये कारगर रहते हैं? जो फेरोमोन ट्रैप्स है वो हमारे को हर
30 से 40 दिन के बाद रिप्लेस करने पड़ते हैं। जबकि लाइट ट्रैप्स है, लाइट ट्रैप्स हम परमानेंटली इंस्टॉल कर सकते हैं। अब तो सोलर लाइट ट्रैप्स भी आ रहे हैं, उसमें क्योंकि कोई केमिकल यूज़ नहीं होता, तो उसमें तो सिर्फ लाइट ही यूज़ होती है। बाकी जो कलर ट्रैप्स है वो भी परमानेंटली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जब आपको लगे कि उसमें जो है ट्रैपिंग ज़्यादा हो गई है, या जो हमारा कलर ट्रैप्स है उसमें ज़्यादा कीट जो है फंस गए हैं, क्योंकि उसमें ग्लू होता है एक लगा हुआ, उसमें वो चिपक जाते हैं, वाइट फ्लाइज या थ्रिप्स, या वो अगर वो ज़्यादा हो गए हैं तो उसे भी हमें रिप्लेस कर देना चाहिए। संख्या को देख के हमें उसे रिप्लेस कर देना चाहिए। तो ये कितना इकोनॉमिक की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये कितना फ्रेंडली रहता है बागवानों के लिए? क्योंकि इसमें हम तो यहाँ पे जो फेरोमोन्स दे रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं जी। तो ये तो बागवान हमसे कभी भी ले जा सकते हैं। तो इसमें इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा महंगे ट्रैप्स नहीं होते हैं, ये बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू केमिकल्स कंट्रोल। ये बहुत ही सस्ता पड़ता है और ये इकोनॉमिक जो है फार्मर्स के लिए पड़ता है, ज़रूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और यहाँ तो ये हिमाचल प्रदेश में तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। हमारा डिपार्टमेंट फ्री दे रहा है इसको जी। रुझाना आपका जो लैब है, स्टेट लैब है जी। सर, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारे बायो कंट्रोल जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी आजकल मार्केट में हम देख रहे हैं, तो किस तरह से जो बागवान भाई बहन है वो इसका चुनाव करें, ये सही प्रोडक्ट है या फिर कौन से सही प्रोडक्ट हैं, आप इस पर प्रकाश डालें। हाँ रुचिका जी, आजकल कई प्रकार के बायो प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ हो रहे हैं और इनकी मार्केटिंग भी हो रही है जी। तो इसमें मैं बागवानों को यही कहना चाहूँगा कि हमेशा बायो प्रोडक्ट खरीदने से पहले ये ज़रूर सुनिश्चित करें कि क्योंकि ये जो बायो प्रोडक्ट्स है, चाहे वो आप फंगस ले रहे हैं, चाहे बैक्टीरिया ले रहे हैं, या फिर आप वायरसेस ले रहे हैं, ये सारे के सारे इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के अंदर आने चाहिए, रजिस्टर होने चाहिए। तो ये सबसे पहले तो इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो भी फर्म इसको प्रोड्यूस कर रही है वो रजिस्टर्ड फर्म होनी चाहिए, उनका लाइसेंस बना होना चाहिए, और वो क्या माइक्रोब्स उसमें दे रहे हैं आपको, वो उनकी जो लेबल क्लेम है उसमें होना चाहिए। जो पैकिंग में लगाते हैं लेबल क्लेम, उसमें होना चाहिए कि ये कौन सा माइक्रोब दे रहे हैं और उन माइक्रोब की संख्या कितनी है। उस पर एक यूनिट होता है CFU, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स। तो वो CFU कितने हैं, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से 1:10⁸ CFU होने चाहिए, जो नॉर्मल बायो प्रोडक्ट्स में होने चाहिए। तो अगर ये इतने CFU वो कंपनी क्लेम कर रही है और दे रही है लेबल क्लेम में, तो ही बागवानों को वो यूज़ करना चाहिए। उसी के साथ जो बायो प्रोडक्ट्स का pH भी बहुत ज़रूरी है, वो 7 ± 1 होना चाहिए, और उसका मॉइस्चर कंटेंट भी बहुत ज़रूरी है, वो 8% अप टू 8% मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए उसमें। और जो कंटामिनेंट्स हैं 1:10⁴ यूनिट से ज़्यादा जो है उसमें नहीं होने चाहिए। तो इन चीज़ों का बागवानों को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि रजिस्टर्ड फर्म से लें और लाइसेंस शुदा फर्म से ही लें। ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि जो किसान बागवान भाई बहन हैं उनको इस तरह के जो बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो हमेशा रजिस्टर्ड फर्म से ही लेने चाहिए। और सर, अगर कोई आपसे कोई जानकारी लेना चाहता हो इस विषय के संबंधित, तो किस तरह से आप उन्हें जागरूक करते हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे, या कोई नंबर आप शेयर करना चाहेंगे? हम अपने लैब में एक दिवसीय ट्रेनिंग कैंप्स भी लगाते हैं, और हम ब्लॉक्स में भी अपने जो है हर हिमाचल में अलग अलग ब्लॉक्स में जाके भी ये जैव नियंत्रण पर हम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ करते हैं। बाकी बागवान डायरेक्टली हमारे लैब में आके भी हमसे संपर्क कर सकता है, और हमारा अगर चाहे तो मेरा पर्सनल नंबर भी मैं शेयर कर सकता हूँ। मेरा पर्सनल नंबर है 9857569795। तो बागवान डायरेक्टली मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं इन मित्र कीटों के संबंध में, या इन मित्र कीटों के को लेने के लिए मेरे से संपर्क किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपने इस विषय पर बहुत गहनता से जानकारी साझा की, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। और दर्शकों, आज आप जानकारी ले रहे थे ऑर्गेनिक फार्मिंग में किस तरह से जो बायो कंट्रोल एजेंट्स है वो आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।